बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज के चंद अहम मसाइल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नवाज संगरा, ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज़ बंगिश, और मुल्तान से हमें ज्वाइन किया है शेख अरसलान ने। नाज़रीन, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है जहाँ अनाज की फसलों को हमेशा अहमियत दी जाती है और इस हवाले से हमने गुज़िश्ता भी प्रोग्राम किया था जिस पे हमने इस हवाले से बहुत सी बात की थी। इन फसलों में गंदम मरकज़ी हैसियत रखती है। पाकिस्तान में इस साल गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई, लेकिन इसके बावजूद किसान परेशान है और सरापा एहतजाज दिखाई दे रहा है। इसकी वजह सूबाई हुकूमत की जानिब से उनसे गंदम ना खरीदना था। पंजाब में इस साल गंदम की बम्पर फसल हुई है, लेकिन किसान अपने दाने हुकूमती रेट यानी 3,900 रुपये की इमदादी कीमत से भी कम बेचने पर मजबूर हुए। दूसरी तरफ देखा जाए तो हुकूमत भी परेशान नजर आई कि गंदम को स्टोर कहां करे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नवाज और सैयद महमूदुल हक बुखारी, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो नवाज ये बताएं कि रवां बरस गंदम की बम्पर क्रॉप हुई, चीनी, चावल और मकई भी इजाफा पैदा किया गया उसमें भी, मगर एक्सपोर्ट नहीं हो सकी है। वजह क्या है? देखें जी, जैसे आपने कहा कि एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा इशू है। पाकिस्तान की जो ज़मीन है वो बहुत ज़रखेज़ है। यहाँ पर हमेशा जो है वो फसलें जो हैं वो बम्पर क्रॉप होती है, लेकिन उसके बावजूद ना तो हुकूमत की जानिब से उन चीज़ों की ख़रीदारी की जाती है, ना एक्सपोर्ट का कोई मैकेनिज़्म बनाया गया, जिस वजह से जो भी फसल है वो मार्केट में रुल जाती है और किसान को उसका जो है वो मुआवजा नहीं मिलता, जिस वजह से जो है वो किसान दिन ब दिन जो है वो मुश्किलात का शिकार होता जा रहा है। पाकिस्तान में इस साल भी जो है वो गंदम की बम्पर क्रॉप हासिल हुई है। उसके अलावा चीनी जो है उसकी जो है वो बम्पर क्रॉप हुई है, उसमें भी 15 लाख टन जो है ये बताया जा रहा है कि इजाफी चीनी बरामद हुई है। इस वाले से पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन ने मुतअद्दिद बार जो है वो वफाकी हुकूमत से रब्ता किया है कि जो हमें जो चीनी है उसकी एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाए, जिससे ना सिर्फ जो है वो जो शुगर इंडस्ट्री है उसको फ़ायदा होगा, बल्कि मुल्क की मैशत को फ़ायदा होगा, किसान को फ़ायदा होगा, जो शुगर मिलें हैं उनको अदायगियों में जो है वो आसानी होगी। लेकिन उसके बावजूद जब हमारे पास 15 लाख टन का जो इजाफी ज़ख़ीरा मौजूद है, लेकिन 1.5 लाख टन की जो है वो फ्लोर जो शुगर मिले हैं उनको चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई है। इसी तरह अगर गंदम की बात करें तो गंदम की भी इस साल जो है वो पाकिस्तान में तकरीबन 3 करोड़ मैट्रिक टन जो है वो पैदावार हुई है। लेकिन जो हमारी ज़रूरत है वो तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख टन है। तो यूँ इस साल जो है हमने तकरीबन 30 करोड़ मैट्रिक टन जो है वो इजाफी गंदम पैदा की है और हमारे पास तकरीबन 32 से 33 लाख टन का जो है वो कैरी फारवर्ड भी मौजूद है, जिसमें पंजाब के पास जो है वो 23 लाख टन गंदम जो है वो मौजूद है। तो इसी तरह जो चावल है वो भी हम बम्पर क्रॉप पैदा करते हैं। मकई की फसल जो है वो भी हमने इस साल जो है वो भी बम्पर पैदावार हमें हासिल हुई है। मकई में जो है वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो ईरान के कौंसल जनरल है वो आए थे। उन्होंने ये कहा था कि हमें जो है वो मकई की ज़रूरत होती है और हम सालाना जो है वो $3 अरब की मकई जो है वो मुख्तलिफ ममालिक से इम्पोर्ट करते हैं। अगर पाकिस्तान हमें वो मकई देता है तो हमें इसमें खुशी होगी। पाकिस्तान हमें तिल दे, उसके अलावा दीगर जो ज़रिए अजनास हैं उनकी हमें ज़रूरत होती है। पाकिस्तान अगर हमें देता है तो हमें उसकी ज़रूरत होती है और पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा। लेकिन उसके बावजूद फसलें जो हैं वो बड़ी तादाद में उगाई जाती हैं, किसान उसमें मेहनत करता है, उसका जो है वो खून पसीना एक करता है, लेकिन उसके बावजूद उन फसलों की जो है ना तो गवर्नमेंट अपने तौर पर कोई ख़रीदती है। TCP ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान एक इदारा पाकिस्तान में मौजूद है जिसका काम है कि जो रेट्स हैं उनको बैलेंस करने के लिए वो इन चीज़ों को ख़रीद सकता है। उसके बाद एक्सपोर्ट का मैकेनिज़्म होता है, लेकिन ना तो यहाँ फसलों की जो है वो एक्सपोर्ट का मैकेनिज्म बनाया गया है, ना गवर्नमेंट अपने तौर पर खरीदती है। उसके नतीजे के तौर पर जो है वो पाकिस्तान की जो ज़राअत है वो दिन ब दिन तनज़ली का शिकार है और उसके साथ जो पाकिस्तान का किसान है वो पिस रहा है। इस तरह अगर दीगर तमाम फसलें भी देखें तो उसमें पाकिस्तान दालों की जो है वो बड़ी तादाद में मुख्तलिफ ममालिक से इम्पोर्ट करता है। हमारा डॉलर बाहर जाता है। क्यों नहीं क्रॉप जोनिंग की जाती, क्यों नहीं दालों को उगाया जाता? क्योंकि हमारे पास एग्रीकल्चर रकबा तो मौजूद है। अगर हम दालों को उगाएं, इस तरह हम थोम और अदरक जो है ये जो है वो लाखों करोड़ों डॉलर का सालाना जो है वो मुख्तलिफ ममालिक से इम्पोर्ट करते हैं। इसकी अगर हम पैदावार करते हैं तो इससे भी हमें जो है वो फ़ायदा होगा। ठीक है नवाज, हमने देखा जाए तो अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी काफ़ी डिटेल डिस्कशन की थी इस हवाले से, इसीलिए आज हमने जो अपने प्रोग्राम में दावत दी है सैयद महमूदुल हक बुखारी साहब को, जो कि चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन है। बुखारी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। बुखारी साहब, ये कहिएगा कि ये तमाम सूरत हाल आपके सामने है, आप भी देख रहे हैं, क्या कहेंगे किसान इस वक्त कहां स्टैंड कर रहा है और गवर्नमेंट उसका कितना साथ दे रही है?
जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फरजाना आपका और 92 चैनल का। आपने अभी नवाज से आप बात कर रही थी और मुझे ये खुशी हो रही थी कि नवाज ने जिस तरह से हमारे इस दुख को और हमारी जो मसाइल हैं उनको समअप किया है बड़ी खूबसूरती के साथ। गुजारिश ये है कि हमारे यहाँ हुकूमतों की तरजीह नहीं है ज़राअत, और हमारे यहाँ कोई पॉलिसियाँ नहीं बनती, डंग टपाओ पॉलिसियाँ बनती हैं, नुमाइशी पॉलिसियाँ बनती हैं। वरना तो ये मुल्क जितनी इसकी कल्टीवेशन है और जितना किसान यहाँ का मेहनती है, जिस तरह अभी नवाज आपको भी बता रहा था कि आपके पास चीनी भी वाफर है, आपके पास गंदम भी वाफर है, आपके पास मकाई भी वाफर है, आपके पास चावल भी। ये सारी फसलें जो हैं वो मतलब किसान तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो हुकूमतें हैं वो मैं मादरत के साथ कहूँगा कि वो किसान दुश्मन फैसले करती हैं। हालिया जो आपने गंदम के अपने इंट्रो में भी बात शुरू की, मुझे बताएं कि मुझे किस बात की सजा दी गई। मैं वज़ीर आला पंजाब से ये पूछना चाहता हूं कि जो बड़े फख्र के साथ ये बात कहती हैं कि मैंने करप्शन का रास्ता रोका, तो बीबी फिर जो 76 साल से जो हुकूमतें आई हैं उनमें ज़्यादातर हुकूमतें जो आपकी शामिल रही हैं, आपके वालिद साहब भी और आपके चचा भी, तो फिर वो करप्शन में मुलविस हैं। या आपकी पीपल्स पार्टी जो है जो जरदारी साहब हैं वो बरसरे इख्तियार रहे, तो फिर वो करप्शन करते रहे। यानी ये अहमकों की हुकूमत है। मैं तो माजरत के साथ फरजाना मैं सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं बहुत दुखी हूँ। इन्होंने देखें फैसला क्या किया कि हमने गंदम बीजी, इन्होंने कहा गंदम की जरूरत है, फिर वो गंदम जो इंपोर्ट की गई वो सारा किस्सा आपके सामने है, और ना वो उनको कोई किसी ने पूछा, ना कोई सजा हुई, और वो बात भी आई गई हो गई। और वो जो दावे किए थे हमारे वजीर आज़म साहब ने, अब मैं तो ये सोचने पे मजबूर हूं कि ये बाई डिजाइन किया जा रहा है। मुझे बताएं कि ये 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है, आप किस तरह से इसके अनाज का बंदोबस्त करोगे? आपको याद होगा कि जब अमेरिका ने पाबंदियां लगाई, 9/11 आया, आपके 28 मई को आपने एटमी धमाके किए, अमेरिका ने पाबंदियां लगाई, तो यही किसान है, इसकी वजह से जो है वो हमारे मुल्क के अंदर अनाज की कमी जो है वो नहीं हुई। आप किसानों के साथ आपका रवैया क्या होता है कि आपने इन टाइम आकर पहले आपने सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की उसकी 3900 रुपए, जो कि पिछले साल में थी। मजे की बात यह है कि पिछले साल में आप रेट देख लें, डीजल का रेट देख लें, आप बिजली के यूनिट का रेट देख लें, आप ट्रैक्टर का रेट देख लें, आप लेबर रेट देख लें, आप ट्रांसपोर्टेशन का देख लें, जितने रेट्स हैं बढ़े, लेकिन फिर भी हमने कहा कि हमने अपने मुल्क के लिए जो है वो अनाज मुहैया करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है, और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे जिम्मे लगाया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो आलमीन का रब है, पालने वाला है, और उस पालने की जिम्मेदारी जो है वो किसान को सौंपी है। मुझे बताएं कि मुझे किस बात की सजा दी गई कि आप जो है वो इतनी गंदम पैदा होने के बाद आपने उसके सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करने के बाद और आपने उस वक्त कह दिया जी कि हमने गंदम नहीं खरीद करनी। हम तो तबाह हाल हो गए हैं फरजाना, आप यकीन करें। महमूदुल हक साहब, बारहा ये भी तो कहा गया पंजाब हुकूमत की जानिब से कि हम आपसे गंदम खरीदेंगे, तो क्या किसी किस्म की कोई गंदम नहीं खरीदी गई? जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। इन्होंने जनाब सबसे पहले यानी वो जो कहा है ना कि झूठ बोल तो उस पर कायम भी रहो जफर, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। ये वो लोग हैं कि झूठ बोला इन्होंने ऐप मुतारफ कराई, पहले कहा कि जी हम जो है वो गंदम खरीद करेंगे और फलां डेट को डेट दी अप्रैल की इन्होंने, और उसके बाद ऐप जो है वो बैठ गई, जिस तरह कहते हैं कि आरटीएस बैठा, और उसके बाद फिर इन्होंने जो है ये जुल्म किया कि हमें वो लॉलीपॉप दे के कभी कहा जी मॉइस्चर नहीं है। फरजाना आप देखें कि उस वक्त में जब ये बयान वजीर खुराक जो है वो पंजाब का ये बयान दे रहा था, उसी वक्त पंजाब से जो है पास्को गंदम खरीद कर रही थी।
ने गुज़िश्ता पे इस चीज़ का जिक्र भी किया था कि हुकूमत की जानिब से किसान को जो है वो सब्सिडी दी जाने लगी है, रिलीफ पैकेज कोई दिया जाने लगा है। तो क्या उस पैकेज के हवाले से आपको नहीं लगता कि उनको कोई सपोर्ट मिलेगी या वो पैकेज उनके लिए फ़ायदेमंद होगा? नहीं, हरगिज नहीं फरजाना, मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि जो PDM-1 की हुकूमत थी उस वक्त इन्होंने ऐलान किया था, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने, और उसके ऊपर बड़े इश्तिहार चले थे। मैं तो कहा करता हूं ये इश्तिहारी हुकूमतें हैं, ये इश्तिहारों के सर पे चलती हैं। अरे बाबा, जब आप आवाम के फायदे के लिए कोई काम करोगे फिर आपको इश्तिहारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये इश्तिहार दिया इन्होंने कहा जी कि हम जो है ये सोलर ट्यूबवेल जो है वो बिजली के वो सोलर पे कन्वर्ट करेंगे, 3 लाख जो बिजली के ऊपर सोलर बिल्कुल पे कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल जो चल रहा है ट्यूबवेल। फिर इन्होंने कहा कि जी हम ट्रैक्टर यहाँ पे कीमत नहीं कम हो सकती। मैं याद दहानी करा रहा हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, इन्होंने कहा कि बाहर से जो है वो इंपोर्ट करेंगे जो है ट्रैक्टर, वो कहाँ गए? फिर इन्होंने कहा था बीज जो है वो हम देंगे। ये नुमाइशी काम है जो इन्होंने कहा कि हम 400 अरब का जो पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया है, मैं समझता हूं उससे कोई ज़राअत को फायदा नहीं होगा, कोई तब्दीली नहीं आएगी, कोई इंकलाब नहीं नवाज आएगा। संगरा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास काफी डिटेल्स हैं इस हवाले से। नवाज भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी नवाज। बुखारी साहब, जिस तरह आपने कहा कि जो हमसाया मुल्क की गवर्नमेंट है वो किसानों को सपोर्ट करती है, लेकिन हमारे यहाँ एक इशू ये भी है कि आप जो किसान हैं 2 दर्जन से ज़ायद आपकी तंजीमें हैं, किसी लेवल पे आप मुतहद नहीं होते, आप गवर्नमेंट से जाके मुतालबा नहीं करते या आप कोई मुनज़्ज़म मूव नहीं चलाते। इसकी क्या वजह है? आप इकट्ठे क्यों नहीं होते सर? जी नवाज, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। इस पे मैं इतना ही तबसरा कर सकता हूँ। ये बात आपकी दुरुस्त है कि हम कुछ तो हुकूमत के उसमें चले जाते हैं, बातों में आ जाते हैं, और कुछ जो है वो तशद्दुद और उसके डर से। और ये बात आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर किसान उठ खड़ा हो, और जो के उठेगा जब उसके साथ ये हालत हो कि उसको उसकी मेहनत का मुआवजा नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा। जब मैंने आपको ये बात कही है कि हम यहाँ पे लाइनों में लग के खाद लेते हैं, अपनी तजलील करवाते हैं और महंगे दामों लेते हैं। आप देखें कि वहां पे इस वक्त यूरिया का जो रेट है पाकिस्तानी रुपीज में इंडिया के अंदर 1000 रुपए, 950 रुपए है, और पाकिस्तान के अंदर वही यूरिया, वही बनाने का अंदाज है उनका, वो भी गैस जो है लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है, कमांड एंड कंट्रोल का कोई सिस्टम नहीं है। हर कोई अपना पेट को आगे रखता है और नफा कमाता है। कोई पूछने वाला है इन फर्टिलाइजर कंपनियों से? कभी कोई वो जो मसावती कमीशन बना है, कभी उसने जाके पूछा इनसे कि भी तुमने जो 56 अरब रुपए की सब्सिडी वो कहाँ कर दी? फिर इसी तरह DAP जो है वो वहां पे पाकिस्तानी रुपीस के अंदर जो है वो 3900 रुपए की है। आप अंदाजा लगाएं, अगर इंडिया के वो रुपए से हम उसको करें तो वो 1300 रुपए की, और यहाँ पे वही DAP जो है वो 14,000 रुपए की आ रही है। मुझे बताएं कि ये कहाँ का इंसाफ है? लेवल प्लेइंग फील्ड आप हमें नहीं दे रहे। हम जिस तरह नवाज आपने बात की कि मार्केटिंग का कोई निजाम नहीं है, और ये क्रॉप जोनिंग की बात मैं कब से कर रहा हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह एडिबल ऑयल जो है वो 80% आप 85% बाहर से मंगवाते हैं, और कितने 100 अरब का जो है वो बाहर से आता है। अगर आप ये फसलें जो है राया है, आपकी जो सूरजमुखी है, आपकी सरसों है, आपकी दीगर जो ऑयली क्रॉप है, अगर 60 लाख एकड़ के ऊपर लग जाएं तो आप देखें कि इनकलाब आ जाएगा। और उसकी मार्केटिंग, मैंने एक किसान भाई से कहा कि यार आप इस तरफ आओ, ये ऑयली क्रॉप जो है, तो उसने मुझे कहा जी कि मैं उसको बेचूंगा कहाँ? यहाँ पर तो माफियाज जो बैठे हुए हैं,
वो अपने दांत तेज करके बैठे होते हैं और बुखारी ताक के साहब, अंदर जब होते हैं। आपके अंदर, आपने किसानों के जितना अंदर में जब देखा- यूनिटी आ जाएगी तो आपको लगता है कि ये माफियाज जो हैं वो सर उठा सकेंगे? क्योंकि आपने अपने बात के आगाज में ये बात कही थी कि पाकिस्तान में देखा जाए तो ज़राअत जो है वो मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। तो ये ज़राअत जो है वो कौन कर रहा है? किसान कर रहे हैं हमारे। तो यूनिटी स्ट्रेंथ तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो आप क्यों नहीं यूनिटी लेके आते ताकि हुकूमत उस हवाले से जो है सोचे, उसको गौर करना पड़े, मजबूर हो जाए वो? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं। देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि बाकी तंजीम में आप देखें कि पेट्रोलियम एसोसिएशन है, उसने कल ही आपने के मीडिया ने भी बताया एक हड़ताल की कॉल दी है, तो हुकूमत ने कान धर लिए। इसी तरह जो बाकी एप्टमा है, वो 4 लोग इकट्ठे होते हैं या दीगर तंजीमें हैं, वो अपने मुतालबात जो है वो मनवा लेती हैं। एक यही शोबा है फरजाना, मैं आपको दयानतदारी से बता रहा हूं कि इससे आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली 48% रोजगार मुहैया होता है। आपका जो मजदूर है वो इससे अपने घर का चूल्हा चलाता है कि आपकी पिकिंग जो है वो मजदूर करता है, कटिंग जो है वो मजदूर करता है, जो गंदम की कटाई मजदूर करता है, आपकी गन्ने की छिलाई मजदूर करता है आपके। और उसके बाद इसी से ट्रांसपोर्टेशन का शोबा जुड़ा हुआ है कि जब हम गन्ना काट लेते हैं और शुगर मिल तक पहुंचाते हैं तो ट्रैक्टर ट्रॉली वो ट्रांसपोर्टेशन होती है, या अपनी गंदम जो है वो उठा के लेके जाते हैं। आपकी ट्रैक्टर इंडस्ट्री इसके ऊपर चल रही है, आपकी शुगर इंडस्ट्री ज़राअत के ऊपर चल रही है, आपकी कॉटन इंडस्ट्री ज़राअत के ऊपर चल रही है, आपकी जो राइस मिल ज़राअत के ऊपर चल रहे हैं। कौन सा शोबा है? आप अगर बाजार के अंदर दाखिल हो जाएं तो जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, तो वहीं आपको ज़राअत नजर आएगी, किसान की मेहनत नजर आएगी। आप कपड़े की दुकान पे चले जाएं, आपको किसान, बेकरी की दुकान पे चले जाएं, आपको किसान नजर आएगा। आप मिठाई की दुकान पे चले जाएं, आपको किसान नजर आएगा। आप लाइव स्टॉक का शोबा देखें, वो कितना नजरअंदाज है कि हमारे बच्चों को खालिस दूध मुहैया नहीं होता। बुखारी तो साहब, मैं तो कहता हूँ कि ये सारी जिम्मेदारी जो है, ये सारे मसाइल हमारे सामने हैं। हम तो जी फरजाना, मैं नंबर 1 मैं कहता हूँ कि जरिए इमरजेंसी नाफिज की जाए। ये होश के नाखून में इस वक्त ज़राअत जो है वो पैरालाइज हो चुकी है, जैसे हम रीढ़ की हड्डी की जो कहते हैं। और दूसरा काम ये करे कि जितनी इनपुट्स है आप ये देखें कि ये कर्ज लेते हैं कर्ज देने के लिए। हम किसान तो कमाऊ पूत हैं। मैं गवर्नमेंट को ये मशवरा देता हूं कि 3 साल का प्रोग्राम बनाएं, आप 5 साल का ना बनाएं। आप 3 साल में आप इंडिया के बराबर जो है वो हमें खाद मुहैया करें, उसके बराबर हमें जो है वो बिजली का यूनिट मुहैया करें। आप देखें कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड जब मिलेगी हमें तो फिर आप एक्सपोर्ट भी करेंगे। क्यों हमारी ठीक है बुखारी साहब, बिल्कुल देखा जाए तो हुकूमत को अब ये होश के नाखून वाकई लेने चाहिए और तमाम जो सहूलियात है वो मुहैया की जानी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी आपने बात की वो बिल्कुल देनी चाहिए, क्यों नहीं देनी चाहिए, और ज़राअत को पैरालाइज होने से भी बचाना है। बहुत शुक्रिया सैयद महमूदुल हक बुखारी, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन, हमारे साथ मौजूद थे। और नवाज संगरा, लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगी कि इस तमाम सूरत हाल के ऊपर जो है हम किसान जो है अब कहां पर स्टैंड कर रहा है और किसान को क्या आगे करना चाहिए? देखें जी, बड़ी डिटेल में बात होगी। किसान जो है इस वक्त तो है वो बेपनाह जो है वो मुश्किलात में घिरा हुआ है। उसको निकालने के लिए गवर्नमेंट को जो है वो संजीदा इक़दाम करने पड़ेंगे। ये प्रेस रिलीज़ें जारी करनी या ऐलानात करने, ये बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बड़े बड़े ऐलानात जो हैं वो होते हैं। ये अभी मैं निकाल के देख रहा था कि 20 से ज़ायद इस वक्त एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के नीचे रिसर्च इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं। 17 से ज़ायद जो है ये अटैच डिपार्टमेंट, ये इतने ज़्यादा इदारे मिलके क्या कर रहे हैं? किसान की बेहतरी तो इसमें हो नहीं सकी। बिल्कुल, हमें किसी तरह से भी किसान की बेहतरी की जानिब जाना चाहिए। ऐसी सूरत हाल जो है बनानी चाहिए जिससे हुकूमत का भी फायदा हो और किसान का भी फायदा हो। नाजरीन, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जहां पानी से बिजली बनाने के कई मंसूबे कामयाबी से काम कर रहे हैं। यहां तरबेला डैम से पूरे मुल्क को बिजली फराहम की जा रही है, जबकि सूबे ने अपने वसाइल से कई हाइड्रो पावर मंसूबे भी मुकम्मल किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मालाकंड 3 पावर प्रोजेक्ट मुकम्मल किया गया, जहां 1 दहाई से 81 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। दराल खोड़ खैबर पख्तूनख्वा का दूसरा बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट है।
जहां से तकरीबन आपको बताएं कि 36.6 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। इसी तरह रनवाला हाइड्रो पावर से 17 मेगावाट बिजली और पहयोर हाइड्रो पावर से तकरीबन 18 मेगावाट बिजली जो है फराहम की जा रही है। मगर सितम ज़रीफ़ी ये देखिए कि इन मंसूबों के लिए कहीं मुआहदे कारामद नहीं है तो कहीं पर बिजली बेचने के रेट्स ही एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। नाज़रीन, इस बारे में हमारे पेशावर के ब्यूरो चीफ मुमताज़ मंगेश इस स्टोरी पर काम कर रहे हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जी मुमताज़, बताइएगा इस हवाले से कि असल कहानी क्या है और अगर हाइड्रो पावर को मसाइल का सामना है तो हाइड्रो पावर के मज़ीद प्रोजेक्ट्स कैसे शुरू किए जाएंगे? जी फरजाना, शुक्रिया। दरअसल बात यह है कि बिजली की कमी का रोना तो वफाकी हुकूमत भी रो रही है, सूबों को भी ये शिकायत है। लोड शेडिंग ज़ाहिर है पूरे मुल्क में ये एक मसला बन चुका है, एक ऐसा मसला कि जिसका हल भी कोई दिखाई नहीं देता। लोग अल्टरनेट एनर्जी पर मुंतकिल हो रहे हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की खुशकिस्मत ये है कि यहाँ पे कई ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू की जा सकते हैं। हम बड़े डेमों की बात नहीं कर रहे हैं। बड़े डेमों में बेशतर बहुत सारे मसाइल होते हैं, उनके अखराजात या तो मुल्क और या फिर सूबे की जो इस्तिताअत है उससे बाहर होती है। लेकिन जो छोटे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा ने इसकी मिसाल कायम की है और कई एक प्रोजेक्ट जो है वो कामयाबी से न सिर्फ मुकम्मल किए हैं बल्कि उससे बिजली की पैदावार भी मुकम्मल तौर पर शुरू हो चुकी है। लेकिन अलमिया ये है यहाँ के हाइड्रो पावर तो बन जाते हैं, कामयाबी से उससे प्रोडक्शन भी शुरू हो जाती है। लेकिन जब ये बिजली बेचते हैं तो बिजली बेचने के एवज उन्हें जो पैसा दिया जाता है वो नहीं दिया जा रहा। कहीं पे एक इदारा रुकावट है, कहीं पे दूसरा इदारा रुकावट है, कहीं पे एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही है, कहीं से सिर्फ इसलिए उसकी रेट्स फिक्स नहीं की जा रहे हैं कि निपरा की जानिब से वो नोटिफिकेशन जारी नहीं किए जाते। मिसाल के तौर पर अगर हम जो छोटे हाइड्रो पावर्स में जो बड़ा मनसूबा है वो मलकंड पावर 3 प्रोजेक्ट है, जिसको मुकम्मल हुए 1 दहाई से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। लेकिन इस प्रोजेक्ट की बदकिस्मती ये है कि अगरचे ये 21 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है और कामयाबी से ये बिजली नेशनल ग्रिड में उसमें शामिल की जा रही है, दूसरे जो डिस्ट्रीब्यूशन के इदारे हैं उनको ये बिजली फराहम की जा रही है। लेकिन इसकी जो बकायाजात हैं वो 2 अरब 11 करोड़ रुपए तक पहुंच चुके हैं। अच्छा। उसकी वजह यह है कि ये जो बकायाजात हैं सुबह बार बार डिमांड करता है, जो भी जो सेंट्रल परचेजिंग एजेंसी है उससे जब डिमांड करता है तो उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि जब तक नेपरा अपनी जानिब से इसकी कीमतें एडजस्ट नहीं कर पाती और तब तक ये सिलसिला इस तरह से ये जो मसला है ये हल नहीं हो सकता। अब मसला ये है कि ये बकायाजात जो हैं कुछ ऐसे हैं कि जिनको 1 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिजली बेची जा रही है, अगरचे इस वक्त जो बिजली की कीमत है जो कंज्यूमर को दी जा रही है वो 27 से भी ऊपर चली गई है। अच्छा। हुकूमत को इसमें काफ़ी मुनाफा, हुकूमत से मुराद मेरी सूबाई हुकूमत नहीं है बल्कि जो वफाकी हुकूमत है और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो इदारे हैं बिजली सप्लाई करने वाले, उनको काफ़ी उस पर मुनाफा हासिल हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद ये जो बकायाजात हैं ये क्लियर नहीं हो रहे हैं। अच्छा मुमताज, ये बताइए कि आप समझते हैं कि बकायाजात की अदायगी में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ से भी कोई रुकावट है? जी बिल्कुल। एक जो पेस्को है, पेस्को को जो बिजली दी जा रही है, एक हाइड्रो पावर्स में तो ये मसला है कि जो पेस्को का जो इदारा है उसकी कैपेसिटी नहीं है इसको वो करने में कि ये जो इंडेक्सेशन है इसकी वो लगाएं और उसके बाद जो है ये पूरी मतलब उधर उनका एक मैकेनिज्म इस तरह से मौजूद नहीं है। अच्छा। वो देखते हैं जो सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी है और फिर नेपरा है उनकी जानिब देखते हैं, उनसे इजाज़त मिलती है तो उसके बाद ही उसको अदायगी की जाती है। लेकिन जब तक नेपरा से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन नहीं होता तब तक वो इनको पेमेंट नहीं कर सकती। पेस्को को जो एक हाइड्रो पावर है उस पर 1 रुपए के हिसाब से जो बिजली दी जा रही है, बाद में जब उसकी कीमत पर वो रजामंदी भी जाहिर की गई और कीमत जो है
₹2.92 तक पहुंच गई है, लेकिन उसमें अब रुकावट ये है कि पेस्को अपने तौर पे तो ऐसा कर नहीं सकता, इसलिए ये मामला अब नेपरा के कोर्ट में है कि वो जब चाहे तो वो नोटिफिकेशन कर ले। और जो बदकिस्मती है वो ये है कि जब तक नेपरा की जानिब से नोटिफिकेशन ना हो कीमतों में या जो टैरिफ है उसकी एडजस्टमेंट में कि बिजली किस रेट पे दी जाए, तब तक सूबा क्लेम ही नहीं कर सकता। मतलब वो बिजली फराहम करता रहेगा, उसके पीछे जो बकायाजात बनते हैं वो बनते रहें, लेकिन क्लेम नहीं कर सकता जब तक कि नोटिफिकेशन ना हो। जो नेपरा है और इसके अलावा जो दीगर एजेंसियां हैं, इस वक्त मुल्क में बिजली का बहरान है। पाकिस्तान के दीगर हिस्सों को बड़े पैमाने पर खैबर पख्तूनख्वा ही से बिजली मिल रही है, लेकिन इस हवाले से उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा, उसे उसका मुनाफा नहीं दिया जा रहा, क्या वजह है? बहुत ही बदकिस्मती की बात है। अफगानिस्तान की मिसाल आप ले लें, वहां पे अपनी बिजली पैदा नहीं हो रही, जो हमसाया ममालिक हैं उनसे बिजली खरीदी जा रही है और वो अपने जितनी भी उनकी सूबे हैं वहाँ उनको सप्लाई की जा रही है। एक दूसरे मुल्क से खरीदी हुई बिजली की कीमत वो अदा कर सकते हैं, हालांकि इकोनॉमिकली वो हमसे काफ़ी, वो जंगज़दा इलाका है, जंगज़दा मुल्क है, उसके बावजूद वो वहाँ पे उन्होंने जो जितनी भी एरियाज हैं जो पिछली हुकूमत से रह गई थी वो उन्होंने क्लियर कर दी हैं। इधर सूरत हाल ये है कि सूबे के अपने जो हाइड्रो पावर्स के मनसूबे हैं, छोटे छोटे मनसूबे हैं, उनके बकायाजात भी नहीं दिए जा रहे हैं। कितनी अजीब सी बात है। अगर ये इस तरह से होता तो सुबह भी जरा एक्टिव होता और जितनी भी हाइड्रो पावर की जो दीगर कैपेसिटी है जहां पे ये हाइड्रो पावर के मंसूबे मजीद शुरू किए जा सकते हैं, मजीद शुरू होते और इन छोटे छोटे मंसूबों से काफी हद तक बिजली की कमी का जो बहरान है उस पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन ये बदकिस्मती है कि ना तो इसमें जो फेडरल गवर्नमेंट है वो कोई दिलचस्पी ले रहा है और ना ही जब हुकूमतें बदलती हैं तो वो नए सिरे से अपने वाजिबात की वसूली के लिए तगोदो करती हैं। कई हुकूमतें तो ऐसी आई हैं कि जिनको ये पता ही नहीं था कि ये जो एरियर्स हैं ये हमें देने हैं, वो ऐसी ही चली गई और वफाक के साथ उन्होंने कोई मसला ही नहीं ये रिजॉल्व करने के लिए उठाया था। अब अगरचे मरकज के साथ तो ये मसला जो है ये डिस्कस भी किया जाता है और उनकी जानिब से ये यकीनदानी भी कराई जाती है कि ये हम दे देंगे, लेकिन रोज जब दिन गुजरते हैं उनकी माली बहरान में जब शिदत आती है तो जाहिर है फिर एक्सक्यूज किया जाता है कि इन हालात में हम आपको कैसी पेमेंट करें। जाहिर है जब पेमेंट नहीं होगी तो इसका असर ये होगा कि इस किस्म के मजीद मंसूबे हैं जो है वो शुरू नहीं होंगे। खालिस मुनाफे की मद में बकायाजात नहीं मिल रहे हैं, तो अगर वो मिल जाए तो क्या मसाइल हल हो सकते हैं? जी बिल्कुल। खैबर पख्तूनख्वा का जिस तरह के मैंने पहले कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का तो मुकम्मल इन्हिसार ही इन्हीं वसाइल पे है। हाइड्रो पावर्स और या जो पन बिजली है ये खैबर पख्तूनख्वा का एक बड़ा इनकम का जरिया है। अगर उससे ये जो बिजली का खालिस मुनाफा है ये उससे नहीं मिलता तो जाहिर है फिर हुकूमत को विफाक के दस्ते नगर ही रहना पड़ता है, फिर टैक्सेस लगाने पड़ते हैं, फिर जो सख्ती आती है वो आवाम पे आती है। अगर अपने वसाइल ना मिलें, हम तो बार बार ये कहते हैं कि एनएफसी में सूबे को हिस्सा नहीं मिला, जो मर्ज एरिया के जो फंड्स हैं उनमें से सूबे को हिस्सा नहीं मिला, जो बिजली का खालिस मुनाफा है उनका हिस्सा नहीं मिला। लेकिन तरक्की करने के लिए जरूरी है कि हम नए मंसूबे शुरू करें, नए प्रोजेक्ट शुरू करेंगे और ये प्रोजेक्ट्स तब कामयाबी से हम किनार होंगे कि जब उसकी जो मेंटेनेंस और या जो उनकी जो बिल्डिंग या जो उनकी लगाने के जो एस्टेब्लिशमेंट की जो उनके अखराजात हैं तो वो उनको मिल सके। जब तक कि वो उनकी वो रिकवरी ना हो सके तब तक हुकूमत इसमें दिलचस्पी नहीं लेगा कि वो कोई नया मंसूबा लगाए और या फिर उससे बिजली पैदा करके नेशनल ग्रिड में शामिल कर ले, क्योंकि उन्हें मालूम है कि लोड शेडिंग सबसे ज्यादा फेस करना है तो खैबर पख्तूनख्वा को फेस करना है और जब बकायाजात की बात आती है तो सबसे ज्यादा बकायाजात जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मद में विफाक के जिम्मे बकाया रहते हैं। अब अगर सिर्फ इसलिए ये मसला मतलब रहता है कि सूबे में एक हुकूमत है और मरकज में दूसरी हुकूमत है तो इसका खामियाजा तो आवामी को भुगतना पड़ेगा। फिर ये तो नहीं हो सकता कि आप वोटर को मजबूर करें कि आपने फलां जमात को वोट देना है फलां को नहीं और बकायाजात देने की भी जरूरत है, उनकी मेंटेनेंस की भी जरूरत। ये तमाम काम होंगे तो बिजली के मसाइल भी हल हो जाएंगे और केपी को उसका जायज हक भी मिल जाएगा। नाजरीन वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। आपको बताएं कि मुल्तान में फंड्स की अदम दस्तयाबी और इंतजामिया की नाअहली सेफ सिटी प्रोजेक्ट की तकमील की राह में रुकावट बन गई है। शहर को महफूज बनाने के लिए 7 साल पहले शुरू किया गया मंसूबा ताहाल ठप पड़ा है। तकरीबन 22 लाख की आबादी वाले शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए महकमा बिल्डिंग को अरबों रुपए दरकार हैं। 7 साल पहले शुरू होने वाले इस मंसूबे पर पहले पहल तो काम तेजी से किया गया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ काम की रफ्तार भी सुस्त हो गई। 7 साल गुजरने के बावजूद सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हुआ है। मंसूबे की तकमील में इल्तवा से लाखों रुपए की लागत भी बढ़ चुकी है और एक ही मंसूबे का मुतअद्दिद बार इफ्तिताह भी हो चुका है। मजीद खबर के अंदर की खबर क्या है बताएंगे शेख अरसलान। शेख अरसलान, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ और आखिर वो क्या रुकावटें हैं जिनके बायस ये मंसूबा पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका। जी शुक्रिया फरजाना। मैं सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा सेफ सिटी के हवाले से। ये मंसूबा PPIC3 जिसे पंजाब पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर का नाम दिया गया है। अच्छा। ये मंसूबा साल 2015 में सबसे पहले लाहौर में शुरू किया गया था और इसके लिए स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो कम्प्लेक्स तामीर किया गया, जिसमें अरबों रुपए लागत से स्टेट ऑफ द आर्ट कम्प्लेक्स तैयार किया गया और 6,500 के लगभग जो है वो कैमरा जो है वो इंस्टॉल किए गए और आईटी से रिलेटेड जो है स्किल्ड क्वालिफाइड जो है इसमें नौजवानों को भर्ती किया गया और उसके बाद ये अब तक जो है वो कामयाबी से चल रहा है। इसको देखते हुए ये साल 2017 में उस वक्त की हुकूमत ने ये दीगर पंजाब के दीगर अजला में इसको रेप्लिकेट करने का इस मंसूबे को फैसला किया। इस वाले से साल 2017 में उस वक्त पंजाब के 5 अजला में ये मंसूबा जो है वो शुरू किया जाना था, जिसमें मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला भी शामिल है। और इस तरह उन्होंने इब्तदा में जो है मुल्तान सेफ सिटी की जो लागत थी इसकी तामीर की वो 3 अरब थी। उसके बाद ये साल 2021 में ये लागत 7 अरब तक जा पहुंची और अब साल 2024 में ये लागत 18 अरब तक जा पहुंची है। ये बात एडिशनल आईजी जो हैं जनूबी पंजाब के, उन्होंने इस बात को ऑन किया है कि इस वक्त हमें 18 अरब रुपए जो है वो दरकार है। अगर हम साल 2017 के हवाले से देखें जिस तरह प्लान किया गया था, लेकिन अब तो स्मार्ट सेफ सिटी के हवाले से जो है मौजूदा हुकूमत ने इकदाम किए हैं और अब वो कम लागत में जो है ये मंसूबा लगाने की कोशिश कर रहे हैं और लेकिन उसकी भी इन्होंने डेडलाइन दिसंबर तक दी है रवां साल, लेकिन अभी कोई बिल्कुल काम शुरू नहीं हो सका अब तक। अब मैं आपको मुल्तान की अहमियत के हवाले से कुछ बताना चाहता हूँ अपने नाज़रीन को। मुल्तान शहर जो है वो जनूबी पंजाब का हब है। यहाँ पर जो है आपने 22 लाख आबादी बताई है, वो शहर की है। ज़िले की आबादी इस वक्त 50 लाख है और यहाँ पर पुलिस का सबसे बड़ा जो अफसर है वो एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब है। ये बुज़दार दौर में यहाँ पर सेक्रेटरीट भी कायम किया गया जो अभी जो ज़ेर तामीर है और एडिशनल इंतज़ामिया का बड़ा अफसर जो है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब है। तो ये एक किस्म का आप इसको सूबा ही समझें कि ये सूबे के ही तौर पर ये काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे जनूबी पंजाब सूबा बन जाए तो ये उसी के लिए तैयारियां की जा रही हैं। तो लेकिन जो साल 2017 में सेफ सिटी मुल्तान के लिए जो उन्होंने मंसूबा शुरू किया था उसमें शमसाबाद, मुल्तान में शमसाबाद इलाका है, वहाँ पर इन्होंने सरकारी अराज़ी मुख्तस की थी और उसमें इन्होंने IC3 इंटीग्रेटेड कमांड कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर का जो है वो इनकाद करना था। उस वक्त अनाउंस हुआ ये, फिर इसमें 3 अरब रुपए इसकी इब्तदा में लागत थी। ग्रे स्ट्रक्चर 7 साल गुजर चुके हैं, सिर्फ अब तक ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हुआ है। शहर मुल्तान में 3000 कैमरे नस्ब होना थे। मंसूबा तो ताखीर का शिकार है, तो ये मंसूबे की कुल लागत को किस तरह से मुतासिर कर रहा है? जी ये इस तरह मुतासिर कर रहा है कि साल 2017 में ये इसकी लागत 3 अरब थी। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कैमरे हैं जो कि हुआवे कंपनी या चाइनीज़ कंपनी जो है उधर से आते हैं, उनकी तरफ से जो है वो मुहैया किए जाते हैं और इसमें ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो है इश्तराक से ये मंसूबा जो है शुरू किया गया था। लेकिन अब जो है इसकी लागत बढ़ती जा रही है और अब ये 2024 में इसकी लागत 18 अरब पे जा पहुंची है, जिसको देखते हुए अब मौजूदा हुकूमत ने ये इक़दाम किया कि पंजाब के 18 अजला में स्मार्ट सेफ सिटी जो है वो मुतारफ करा दिया है। ये साल 2017 में इस मंसूबे का इफ्तिताह हुआ था। की गई थी इस प्रोजेक्ट के लिए?
जी इससे कबल इसके लिए सिर्फ 3 अरब थी साल 2017 में। ठीक, उसके बाद ये क्योंकि इस पे बुजदार दौर में काम बिल्कुल भी नहीं हुआ, सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर तामीर हुआ, इसमें बिल्कुल काम नहीं हुआ, जिससे साल 2021 में ये लागत जो है वो 7 अरब तक जा पहुंची थी। एक कैमरा भी पूरे शहर में नस्ब नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो है वो बहुत से मसाइल का सामना है। जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो अभी तक वैसे के वैसे ही है। उसमें अब जो है ये कहा जा रहा है कि इसमें कैबिन्स बना के, लोकली कैबिन्स बना के, तो वहाँ पे जो पुलिस का स्टाफ है वही हायर करके, वही रख के, तो उन्हीं को जो है वो हम ये कहा जा रहा है कि जो 500 कैमरे हैं अब मुल्तान में, जो 500 कैमरे नस्ब किए जाएंगे इब्तदाई तौर पर, और इसको शुरू किया जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस दिसंबर। उन्होंने कहा है कि इसको हम ऑपरेट करेंगे किसी तरह। अच्छा अरसलान, ये बताए जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था तो क्या टाइम फ्रेम दिया गया था कि इतने अरसे में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाएगा? जी ये बड़ी दिलचस्प बात है। इसमें आपको बड़ी ज़बरदस्त बात बताऊं कि क्योंकि हम तो यहाँ पर 10 साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हाँ। ये साल 2017 में जब ये शुरू हुआ था तो इसका 2 साल इसका था टाइम। अच्छा। कि 2 साल में ये 2 फाइनेंशियल ईयर्स में ये मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस दौरान मुतअद्दिद आरपीओज जो हैं वो मुल्तान ट्रांसफ़र होते रहे, एक के बाद एक दूसरा आरपीओ आया, फिर हम जब भी आरपीओ जो मुल्तान होते थे, क्योंकि बड़ा ओहदा वही होता था और वही इसको देखभाल कर रहे थे इस मंसूबे की, तो हम जब भी उनसे सवाल करते थे तो वो आगे से कहते थे कि ये बस इंशाल्लाह ये 6 माह में ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा अरसलान, मुल्तान शहर औलिया कहलाता है, यहाँ पर बहुत से दरबार हैं, लोग आते हैं बड़ी तादाद में, यहाँ पर दरबारों पर भी हाजिरी देते हैं। इतने बड़े शहर को बिल्कुल एक सिक्योरिटी चाहिए होती है, तो मंसूबे मुकम्मल ना होने से अवाम तो जुराइम पेशा अफराद के रहमो करम पर ही हैं, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही है। सेफ सिटी की जो है वो सेफ सिटी अगर मुल्तान में ये मंसूबा मुकम्मल हो जाता तो जो इस वक्त क्राइम रेशियो है यहाँ पर मुल्तान में, मतलब अब आप ये देखें कि सिर्फ ज़िला मुल्तान में इस वक्त जो है वो 1 माह के दौरान, सिर्फ 1 माह के दौरान 2 करोड़ से ज़ायद मालियत की जो है वो लोगों का सामान लूटा गया, वारदातें हुई हैं। और जो है मुल्तान पुलिस जो है उनको काफ़ी मुश्किल पेश आती है, क्योंकि कैमरों की मदद से और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ही क्राइम को आज के जदीद दौर के तकाजे हैं उनके तहत जो है वो किया जा सकता है कंट्रोल। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मुल्तान में अब आबादी, ज़िले की आबादी, अगर ज़िले की आबादी की बात करूँ तो 50 लाख है ज़िले की आबादी, और शहर की आबादी भी 30 लाख से तजावुज़ कर गई है इस वक्त मुल्तान की। तो रोज़ क्राइम हो रहा है, रोज़ यहाँ पे जुर्म हो रहा है, रोज़ यहाँ पे वारदातें हो रही हैं। सेफ सिटी के कैमरे ना होने की वजह से यहाँ पर शहरियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। बिल्कुल अरसलान, देखा जाए अवाम इतना सफ़र कर रही है, तो इस हवाले से आपकी किसी ऑफिशियल से बात हुई है कि 7 साल का अरसा गुजर गया है, मज़ीद कितना वक्त दरकार है, क्या कहना था उनका इस हवाले से? जी मेरी बात हुई थी MD पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी एहसन यूनस, जो इस वक्त लाहौर में ही हैं। मेरी उनसे बात हुई थी, उनका कहना था क्योंकि इस वक्त अब 2017 में जो ये मंसूबा शुरू हुआ था, अब इस पर लागत इतनी आ चुकी है, इसकी लागत इतनी बढ़ चुकी है कि हम इस लागत में ये नहीं कर सकते, पंजाब हुकूमत के पास इतने फंड्स नहीं हैं। अच्छा। तो लिहाजा हमने ये फैसला किया कि हम कम फंड्स में इसको शुरू करें, और जो ग्रे स्ट्रक्चर हमारा इस वक्त मौजूद है उसमें हम कैबिन्स बना दें, और कैबिन्स बना के वहाँ पर स्टाफ जो है वो तैनात कर दें, और थोड़े बहुत कंप्यूटर्स रख के, और मुल्तान में 500 कैमरों से ये शुरू करना चाह रहे हैं। अच्छा। 3000 से कम करके 500। ये कैमरे जो हैं रोटेशनल हैं और बाई डायरेक्शनल हैं, ये कैमरे जदीद कैमरे हैं। ये इनकी मदद से जो है वो कह रहे हैं कि ये इस वक्त ये शुरू कर दें, बाद में जो है हुकूमत से फंड मिलते रहेंगे तो ये प्रोजेक्ट चलता रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। अब कोशिश यही की जा रही है कि इतना अरसा गुजर गया, अब किसी तरह से इसको फाल किया जाए और ये प्रोजेक्ट जो पाया तकमील तक पहुंच जाए, और 500 कैमरों के साथ ही जाए पहुंच जाए, लेकिन कम अज़ कम आवाम के जानो माल को कुछ तहफ़्फ़ुज़ तो फराम हो। नाजरीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। तुम्हारे तमाम जो नाजरीन ने ये प्रोग्राम देखा, आपके फीडबैक जो है हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। अब सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।